हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विनीत सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री एक पहल में। एंड आई होप दैट आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है हाउ टू फाइंड आउट लॉग एंड एंटी लॉग। क्योंकि ये जो लॉग और एंटी लॉग है बच्चे, वो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और केमिकल काइनेटिक्स में बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं, देखते हैं। तो बेटा पहला क्या डिस्कस करेंगे? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल। दूसरा क्या डिस्कस करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तीसरा, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, रेडियस एंड नियरेस्ट नेबरिंग एटम इन यूनिट सेल। चौथा बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, देखेंगे इसको हम लोग जब करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। एंड द लास्ट वन, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो बेटा ये जो टॉपिक है बेसिकली इन्हीं टॉपिक से बेटा ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आएंगे अगर यूनिट सेल से पूछा गया तो, ठीक है। और आप मेरे ठीक पीछे बेटा क्या देख रहे हैं यहाँ पर? क्रिस्टल लैटिस। और एक क्रिस्टल लैटिस को बनाने में बेटा कौन जिम्मेदार होता है? यूनिट सेल। तो जितनी बार यूनिट सेल में रिपीट करेंगे उतना ही बड़ा क्रिस्टल लैटिस बनेगा। तो हाँ भाई बच्चों, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स किसी यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, किस प्लेस पे है, इस पे डिपेंड करता है। किस पोजीशन पे है वो एटम, इस पे डिपेंड करता है। तो पोजीशन को जानने के लिए हम क्या करेंगे? चलिए फटाफट एक यूनिट सेल बनाते हैं और देखते हैं कि कौन से पोजीशन को क्या कहते हैं, राइट। चलिए ये हमने बना लिया यूनिट सेल, फटाफट तैयार हो गया। ये देखें यहाँ पर, ये वाले जो एटम्स मैं बना रहा हूं बेटा, ये कौन से एटम्स हैं? कॉर्नर्स के एटम हैं। कौन से? कॉर्नर। कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर है, ध्यान रखना। अच्छा, फेस कितने हैं? इसको हम क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं बताइए? इसको हम फेस कहते हैं बेटा। किसी भी एक तरफ के पूरे सरफेस को, एक साइड को क्या कहते हैं? फेस। ठीक, ध्यान लिख लेते हैं, फेस। बताइए कितने फेस हैं? एक इधर, एक इसके सामने 2, ऊपर 3, नीचे 4, उधर 5, इधर 6। ठीक, तो देखो यहाँ पे फेस कितने आ गए? 6। इज इट? मान लीजिए कोई एक सेंटर पे एटम है, तो सेंटर पे एटम कितने आ सकते हैं बेटा? बताओ। 1। और कोई तो सेंटर में आ नहीं सकता, एक से ज़्यादा सेंटर में हो ही नहीं सकता। एक और पोजीशन है, उसको हम क्या कहते हैं? एज। यानी कि एज, कितने एज हैं जरा काउंट करो बेटा जरा। भाई 4 एज तो ये सामने के हैं, 4 एज पीछे के हैं, और इधर के जो 4 हैं वो कहाँ जाएंगे? अरे भाई सामने के 4 एज, पीछे के 4 एज, और एक बीच में जो 4 एज दिख रहे हैं ये वाले, इनको काउंट करके कितने एज हो गए बताओ? एज हो गए 12। इज इट? तो अब आपको ये पता है कि एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर हैं, कितने फेस हैं, कितने सेंटर हैं और कितने एज हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यानी कि क्या? ये जो कॉर्नर का एटम है इसका कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर आएगा, या ये जो फेस का जो यहाँ पर एक एटम है मान लीजिए, इसका कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। तो चलिए फटाफट इसको समझते हैं। तो बेटा आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ मैंने बना रखा है क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि जितने भी यूनिट सेल होते हैं अगर उनको हम रिपीट कर दे बेटा अलग अलग डायरेक्शन में तो क्या होगा, क्या बनाएगा? हाँ, पूरा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कई सारे यूनिट सेल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम इसी क्रिस्टल लैटिस के हेल्प से ये देखेंगे कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। चलिए इसका एक 3D व्यू देख लेते हैं। इस क्रिस्टल लैटिस का एक 3D व्यू देखेंगे NaCl का। तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सोडियम और क्लोरीन कैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। और उनके बीच में कितने यूनिट सेल बन रहे हैं? काउंट करके देखो कितने यूनिट सेल बन रहे हैं इसमें? 8 बन रहे हैं। 8
चार यूनिट सेल बेटा देखो आपके नीचे होंगे और 4 यूनिट सेल कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं कंट्रीब्यूशन। तो बेटा मान लीजिए ये हमारा पूरा क्या है, एक यूनिट सेल है। देखिए कॉर्नर्स पे एटम आपको दिख रहे हैं, कॉर्नर्स ब्लैक वाले जितने हैं साइड के क्या हैं, कॉर्नर्स हैं। ठीक, और इनके सेंटर में एक एटम आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बताइए इस पूरे यूनिट सेल के अंदर इस सेंटर के एटम का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, 1, क्योंकि मैंने इस पूरे क्रिस्टल लैटिस को हाल फिलहाल क्या माना है, एक यूनिट सेल माना है, एक यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो सेंटर के एटम का कंट्रीब्यूशन 1 होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर एटम क्या होगा, 1। समझ में आता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फेस एटम। फेस एटम कैसे, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। तो मान लीजिए ये पूरा एक साइड का एक यूनिट सेल, ऐसा हम एज्यूम करेंगे, और इधर साइड का जो है ये दूसरा यूनिट सेल। मान लीजिए ये पहला यूनिट सेल है और ये दूसरा यूनिट सेल है। तो इन दोनों यूनिट सेल के बीच में जो ये वाला एटम आप देख रहे हैं जो इनके फेस पे है, क्योंकि अगर ये 2 यूनिट सेल अलग अलग हैं बच्चे तो ये फेस के तरीके से ही तो बिहेव करेगा। तो फेस पे जो ये एटम है ये क्या होगा, आधा इधर और आधा इधर। तो बताइए फेस का एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा किसी यूनिट सेल के अंदर, हाफ लिख दिया जाए। चलिए हाफ हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, एज एटम का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो एज के लिए देखिए समझने का तरीका क्या है। मान लीजिए ये नीचे का जो आप ये वाला देख रहे हैं यूनिट सेल, इधर वाला ये पूरा इधर का ये एक यूनिट सेल है ऐसा मान लें, और ये वाला पूरा इधर नीचे का क्या है, दूसरा यूनिट सेल है, और ये ऊपर का तीसरा और इधर का चौथा। तो अभी मैं 4 यूनिट सेल के बीच में देखूंगा जो ये वाला एज है। देखिए क्या ये अब इस यूनिट सेल पहला दूसरा तीसरा चौथा इनके बीच में क्या ये एक एज का काम कर रहा है, यस और नो। अभी तो ये एज के तरीके से बिहेव कर रहा है ना बेटा। ठीक, तो ये जो एज पे जो ये एटम है ये कितने कमरों में डिवाइड हो रहा है जरा बताइए। इधर 1 2 3 एंड 4 यानी कितने हिस्से हो गए इसके एज पे, 4, यानी एक कमरे के अंदर बेटा इसका 1/4 पार्ट ही आएगा। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं 1/4। अब आते हैं कॉर्नर्स एटम। ये कॉर्नर्स एटम का कंट्रीब्यूशन कैसे समझे, चलिए फिर से मानते हैं कुछ। इस बार आपको यह देखना है कि यहां पर टोटल कितने यूनिट सेल अब आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने माना था, अब रियलिटी पे आ जाओ भाई। एक यूनिट सेल इधर है 1 और एक पीछे की तरफ है क्या 2, ठीक है, और एक इधर 3, फिर इधर 4 5 6 7 8, बोलो। ठीक है, अभी अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करूं, ठीक, ये वाला यूनिट सेल दिख रहा है, ये वाला जो यूनिट सेल है बेटा। अब आप मुझे ये बताइए जो ये वाला एटम है, ठीक है, वो अब कितने कमरों में कितने यूनिट सेल में शेयर हो रहा है देखो जरा। एक तो ये पहले में तो इसका कुछ हिस्सा आएगा, कुछ हिस्सा इसका दूसरे में जाएगा, कुछ हिस्सा तीसरे में, कुछ चौथे में। अरे भाई ऊपर भी तो शेयर हो रहा है, यानी कि नीचे के 4 कमरों में तो है ही है, साथ में ऊपर के भी 4 कमरों में शेयर हो रहा है कॉर्नर का एटम ये वाला। ठीक है, तो बताइए कितने कमरों में शेयर हो रहा है ये 8। तो इसका इस यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8। तो बोलो समझ में आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो भाई लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। बट यहां पर समझने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है बेटा वो किसके, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के थे बेटा याद है, पीसीसी,
BCC FCC, प्रिमिटिव बॉडी फेस। अब इन यूनिट सेल को हम लोग बनाएंगे और वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि इन यूनिट सेल के अंदर एक्चुअली कितने एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो हमारा जो पहला यूनिट सेल है वो कौन सा है बेटा? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कह लीजिए या सिंपल कह लीजिए, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्यूबिक, ध्यान देना। तो चलिए इसका यूनिट सेल बनाते हैं फटाफट। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एटम्स जो लगे हुए हैं बेटा, आपको मालूम है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि जितने भी एटम्स लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। ये तो पता है आपको। तो हाउ मेनी लैटिस पॉइंट हियर? हाउ मेनी लैटिस पॉइंट हियर? 8। इज इट क्लियर? इसका 3D व्यू अगर आप देखें तो इसका 3D व्यू ये रहा आपके सामने। ठीक है, और अगर आप काउंट करेंगे इसके 3D व्यू में तो आपको साफ तौर पे दिखाई देगा कितने आइटम्स हैं बेटा? टोटल 8 हैं। मान लीजिए आइटम्स लगे हैं 1 2 3 4। ठीक, इसके पीछे भी 4 आइटम्स हैं, उनको कट आउट करके क्या बनाया गया है? क्यूब बनाया गया है। तो क्यूब बनाने के बाद कैसा शेप मिलेगा बेटा? ऐसा शेप मिलेगा जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि जितने भी आइटम्स हैं इसके अंदर, उनके स्फेयर्स आपस में क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। देखिए आपस में स्फेयर टच कर रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, और आगे चल के बेटा हम इसको डिस्कस करेंगे, रेडियस और उनके एज लेंथ के बीच का रिलेशनशिप क्या है, आगे देखेंगे। हाल फिलहाल फटाफट आते हैं। तो ये बताइए बेटा, टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8। यहां लिख लीजिए टोटल कॉर्नर हाउ मच? 8। और कंट्रीब्यूशन कितना है भाई एक कॉर्नर आइटम का? तो यहां लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 कॉर्नर एटम हाउ मच? 1/8। भाई एक एटम का कंट्रीब्यूशन अगर 1/8 है तो बताइए 8 का कितना होगा? हाँ, यहां लिखेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन PCC हाउ मच? बताइए टोटल एटम पहले लिख लो, कितने एटम है टोटल? 8। और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। हाउ मच? 1, यानी Z = 1 आएगा यहां पे। बात समझ में आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इसका यूनिट सेल बनाते हैं फटाफट। भाई बॉडी सेंटर है, तो बॉडी सेंटर का क्या मतलब है? यूनिट सेल के बीचों बीच, कमरे के बीचों बीच। ये लो भाई, वो भी हमने कर दिया, खुश हो जाओ। ये देखिए बीचों बीच एक एटम हमने बना दिया। ठीक है, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट हियर? 8 तो कॉर्नर के ही हैं, है कि नहीं बताओ? और मिड वालों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 9। तो बेटा इसका जो 3D व्यू है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से। ठीक है, कट आउट करने के बाद जब क्यूबिक क्रिस्टल जब कट आउट हुआ है, जब यूनिट सेल जब बनाया गया है तो कैसा दिख रहा है? यू कैन सी हियर। ठीक है, बीच में एक बड़ा सा आइटम है, कॉर्नर पे कटे हुए हिस्से जो है 1/8 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए फटाफट इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, अब तो आपको पता ही यार है ना, अब उन चीज़ों को बार बार क्या लिखना। तो लिखते हैं यहाँ पर टोटल एटम्स प्रेजेंट इन BCC हाउ मच? बताओ बेटा। पहले तो आपके 8 कॉर्नर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कर लो। 8 × 1/8 प्लस एक पूरा आइटम है भाई सेंटर में। तो पहला तो देखो कॉर्नर के आइटम 8 है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? ठीक है, 1/8, यानी 8 × 1/8 प्लस एक सेंटर का आइटम है पूरा, वो भी कट आउट है भी नहीं, तो बेटा वो पूरा का पूरा लिख लो, उसका पूरा कंट्रीब्यूशन ही 1 है। तो बेटा ओवरऑल क्या आएगा यहाँ पे बताओ? 2, यानी कि Z = इसमें आएगा 2। बोलो समझ में आता है? क्लियर है बातचीत?
इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज वन एटम एट द सेंटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल करते हैं। तो आइए फटाफट बनाते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हाँ भाई, कितने फेस है जरा बताओ इसमें हमको। बता रखा है ना मैंने बेटा, फेस कितने होते हैं, ये क्या होते हैं, फेस कहलाते हैं। एक पूरा ये साइड क्या होता है, फेस होता है। हाउ मेनी फेस, 6 फेस। तो यानी फेस पे एटम प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि आधा एटम बेटा यहाँ पे है, क्योंकि आपको पता है फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या मालूम है ना, 1/2। तो देखो यहाँ पर हाफ एटम यहाँ पर है, ठीक, इसके सामने इधर भी एक वॉल पे बना दो, फेस पे एक, ऐसी ऊपर एक, ऐसी नीचे एक, सामने बेटा वॉल पे एक, और एक पीछे वाले वॉल पे एक। बताइए समझ में आता है? ठीक है, हमने फेस पे एटम बना लिया। फटाफट काउंट कर लो बेटा, इसमें लैटिस पॉइंट कितने हैं बताओ। लैटिस पॉइंट कितने हैं एफसीसी में? लैटिस पॉइंट, हाँ, 8 + 6 हाउ मच, 14। और इसका 3D व्यू जरा देख लो कैसा होता है। देखिए यहाँ पर 3D व्यू, ठीक, आप देखेंगे कि फेस पे क्या है, एक बड़ा सा एटम दिख रहा होगा और कॉर्नर पे छोटे छोटे 1/8 जो पार्ट है कॉर्नर के एटम वो कटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको सॉर्ट आउट करते हैं। टोटल, अब लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं टोटल एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी हाउ मच। भाई कॉर्नर के तो आपको क्लियर है कितने, 8 एटम होते हैं और सर उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8। और बताइए यहाँ पे आपके फेस कितने हैं, हाउ मेनी फेसेस हियर, 6। तो भाई 6 फेस होते हैं और एक फेस का कंट्रीब्यूशन, एक फेस एटम का कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/2। ये तो आपको पता है ना। अब तो कितना आएगा बेटा बताओ, 1 + 3, राइट। यानी कि Z यानी जो कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का सिंबल है, ठीक है, कितना आएगा बेटा यहाँ पर एफसीसी के लिए Z आपका होगा 4। बताइए याद रहेगा? तो बेटा ऐसा याद रखेंगे कि कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। और Z की वैल्यू डेंसिटी निकालने में बड़ा इस्तेमाल होता है भाई, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग एटम एंड रेडियस एंड एज लेंथ A। तो आइए देखते हैं कौन कौन से यूनिट सेल में क्या रिलेशन बनता है, ठीक है। तो यूनिट सेल आपके पास कौन कौन से हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर। तो स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव से, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो आइए फटाफट यूनिट सेल बना लेते हैं। तो बेटा ये है आपका सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसमें ध्यान करने वाली बात क्या है कि जो आपको एटम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बच्चे, वो क्या है, छोटे नहीं है बेटा, वो बड़े एटम्स हैं। उनके स्फेयर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसको 3D व्यू में इस तरफ आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्फेयर्स आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो बताइए इस एटम से इसका नियरेस्ट एटम कौन है, ये कि ये कि ये कि कोई भी, क्यों, क्योंकि और कोई डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा है, एक तो क्यूबिक है। तो क्या करेंगे बताइए बेटा, ये जो आपका एज लेंथ है यहाँ का साइड का, ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्या है बेटा, नियरेस्ट नेबरिंग एटम भी तो कहलाएगा, यस और नो। और ये जो एटम की स्पेस टच हो रहे, मान लीजिए यहाँ स्पेस टच हो रहा है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r। चलिए हल्का सा बना देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो बताइए ये आपका हो गया इस वाले स्फेयर का रेडियस और ये वाला इस वाले एटम का रेडियस। तो बताइए क्या रिलेशन आएगा, कहीं ना कहीं बेटा बताइए। चलिए मान लीजिए ये हमारा A है और ये क्या है, B है। तो D क्या होगा, D = AB और AB = A। समझ में आ रहा है। और A और R यानी एज लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन आएगा, A = 2R। बताइए समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं बॉडी सेंटर में क्या रिलेशन आता है एज लेंथ का, रेडियस का और नियरेस्ट नेबरिंग एटम का। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। तो आइए बेटा फटाफट बना लेते हैं इसका यूनिट सेल।
ये तो हमारा सिंपल दिख रहा है, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट करें बेटा, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मतलब क्या, कि इसके बीचों बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक एटम होगा कि नहीं? ये बात तो आपको पता ही बेटा कि जितने भी एटम्स होते हैं उनके स्पेस टच करते हैं। इज इट? एक काम करते हैं बेटा, पहले चलो कुछ चीज़ें लिख लिया जाए। एज लेंथ क्या है ये तो आपको पता है बेटा, ये तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, है भाई? तो अब यार जानते हो प्रॉब्लम क्या है, हमें निकालना क्या है, नियरेस्ट नेबरिंग एटम, उसके बाद एज लेंथ और फिर रेडियस का रिलेशनशिप, यही तो निकालना है। तो कैसे निकालें? अब सोचो यहाँ पर नियरेस्ट नेबरिंग एटम कौन है। इस कॉर्नर अगर आप देखेंगे तो ये वाला कॉर्नर का एटम नियर में है कि सेंटर वाला एटम नियर में है? दिमाग आप लगाइए। आप जिस कमरे में बैठे हैं, ठीक, वहां पर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का डिस्टेंस जो है वो नियर में है कि सेंटर में एक एटम है वो नियर में है? सोच के देखो, सेंटर वाला नियर में है ना। तो अब क्या करेंगे बताइए, नियरेस्ट नेबरिंग एटम के लिए हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम एक डायगोनल बनाएंगे। तो बेटा हमने डायगोनल बना लिया। अब देखो करना क्या है इसमें। पहली चीज तो डायगोनल ये किसी भी ट्रायंगल के अंदर आ ही नहीं रहा, ठीक है, मतलब ये किसी भी ऐसे सिस्टम में नहीं आ रहा जहां से इसको हम मेजर कर सकें, मतलब कि मामला फंस गया। अब करें तो करें क्या? तो बेटा ये जो डायगोनल है इसको चाहे आप इधर ट्रायंगल में ले लो चाहे इधर ट्रायंगल में, मर्जी आपकी है। तो बेटा इस डायगोनल को ट्रायंगल में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ऊपर वाले के इस एटम और इस एटम को आपस में क्या करना पड़ेगा, मिला दें, डायगोनल बना दें, या आप इस एटम से इस एटम के बीच में डायगोनल बना दो, ठीक है। तो डायगोनल चाहे इधर बनाओ चाहे इधर, तो मैं यहाँ डायगोनल बना रहा हूँ। तो बच्चों मैंने डायगोनल बना दिया है, तो चलिए बेटा फटाफट इसको कुछ नाम दे देते हैं, A, B, C एंड D, ओके। तो नियरेस्ट नेबरिंग एटम भाई कहाँ है, ये रहा हमारा नियरेस्ट नेबरिंग एटम D, A से यहाँ तक। अब देखो बेटा D तो हम, चलो D हम कैसे निकालें बताइए। D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AD का हाफ। तो काम करिए यहाँ लिख लीजिए D इक्वल टू AD/2, समझ में आता है? अच्छा, जितने भी एटम है बेटा वो ये जो छोटे छोटे एटम इनके स्फीयर्स क्या हो रहे हैं बेटा, आपस में टच कर रहा है। तो काम करिए फटाफट इनके स्फीयर्स आपस में टच करा दीजिए, आपको इसे समझने में आसानी होगी कि नहीं? ये देखिए हो गया टच स्फीयर आपस में, हाँ। अब देखिए इस एटम का रेडियस R है, यहाँ भी R, इधर भी R, इधर भी R। ओवरऑल यहाँ पर कितने R हो गए बताओ, बीच में कितने R हो गए, 2R, ठीक है। इसका 3D व्यू देखना चाहते हैं आप, तो देखिए इसका 3D व्यू ऐसा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन फटाफट। हाँ भाई देखो यहाँ पर ट्रायंगल ADC, ठीक है, इसमें हमें AD पता है कितना है, 4R है, हाँ। हमें CD नहीं पता है CD क्या है बताइए, एज लेंथ A, ठीक। क्या आपको AC पता है, हाँ? AC नहीं पता ना, देख काम करते फटाफट AC निकाल लेते हैं। तो चलो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ये वाला जो पोर्शन है बच्चे यहाँ से यहाँ तक का वो क्या है, एज लेंथ A। तो बताइए ABC में हम AC कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड फाइनली AC इक्वल टू क्या आएगा, हाँ, √2A। इतना तो आता है ना आपको मैथमेटिक्स। तो बेटा अब करेंगे बात ट्रायंगल ADC की, यहाँ बना लेते हैं ADC, तो यहाँ लिखते हैं ट्रायंगल ADC, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा भाई बताओ, AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही होगा। तो बताइए AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, CD क्या है बेटा, A है, A स्क्वायर प्लस AC क्या है, √2A स्क्वायर एंड फाइनली व्हाट वी हैव AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3A स्क्वायर। यानी फाइनली क्या होने वाला है, AD इज इक्वल टू
√3a। बताइए बताइए क्या ये चीज़ आएगा? हाँ, एंड फाइनली व्हाट वी कैन राइट हियर, एज वी नो AD is equal to 4R and finally 4R is equal to √3a। ठीक, या R is equal to √3 अपॉन में 4a, एक ही बात है। क्लियर? अब भाई देखो हमारा AD आ गया है, AD कितना आया? √3a। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? D इज इक्वल टू √3a अपॉन में 2। बोलो समझ में आता? तो बेटा ये तीसरा देखते हैं हमारा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो आइए फटाफट इसमें भी यूनिट सेल बना लेते हैं। तो बेटा अभी हाल फिलहाल ये कैसा दिख रहा है? सिंपल यूनिट सेल, लेकिन हम क्या बनाने वाले हैं? फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड की खास बात क्या है बेटा कि इसके 6 फेस पे एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं एक ही फेस का इस्तेमाल करने वाला हूँ, बाकी आप एज्यूम करें कि हर फेस पे एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए मैंने इधर वाला जो फेस है बेटा, इस तरफ वाला मैंने इस तरफ क्या किया, बना दिया। ठीक है, ये वाला फेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस फेस को कैलकुलेट करने के लिए काम करते हैं। ठीक है बेटा, इसको मैं यहाँ से काट के इधर बना लेता हूँ, आसान रहेगा कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इसको। अब मैं फिर से वही बात पूछने वाला हूँ, ठीक है, कि कौन सबसे नियरेस्ट एटम है इस कॉर्नर से ये कॉर्नर कि ये फेस वाला एटम? बताइए, फेस वाला आइटम होगा ना। तो डायगोनल कहाँ बनाएंगे अब? तो डायगोनल बना दिया हमने। अब देखिए हमने कहा नियरेस्ट आइटम मतलब क्या, कि यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट? नियरेस्ट नेबरिंग आइटम। तो चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ लिखते हैं A, B एंड C। ठीक है, तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो D होगा बेटा वो क्या होगा? बताइए, D इज इक्वल टू AC/2, इज इट? इसका 3D व्यू देखेंगे इस तरफ। ठीक है, समझने में आसानी होगी। हाँ भाई, तो जिस तरीके से हमने BCC में किया था, ठीक है, कि ये वाले एटम के स्फीयर्स क्या हो रहे थे बेटा? बताओ, टच हो रहे थे नहीं हो रहे थे? हो रहे थे ना। बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर भी दिमाग लगाना है। तो ये हो गया R, ये हो गया 2R, ये हो गया R एंड फाइनली क्या होगा बेटा? बताइए, AC इज इक्वल टू 4R, इज इट? है ना। लेकिन इस बार हमारा काम बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमें साफ साफ यहाँ ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो आसानी से हम पाइथागोरस लगाएंगे और फटाफट हम रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे। चलिए तो एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल ABC लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा? AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। आपको पता है बच्चे ये एज लेंथ है, क्यूबिक में एज लेंथ क्या होता है? बराबर तो AC² इज इक्वल टू क्या होगा? A² प्लस A² एंड फाइनली AC विल बी √2a। बताइए, समझ में आता? √2a आएगा। तो एक काम करते हैं बेटा, AC की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा? 4R इज इक्वल टू √2a एंड फाइनली √2 अपॉन में 4a रिलेशन आ गया R और A का, या A का आप लिखना चाहो। ठीक है, तो 4/√2R, बात एक ही है। ठीक, AC की वैल्यू क्या है? √2a। तो फटाफट बेटा इसे पुटअप कर दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम में, ये आ जाएगा √2a अपॉन में 2। बताइए रिलेशनशिप समझ में आता है? इजी। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप्स है बेटा ये आपको याद रखनी है। जब कभी मान लीजिए क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है रेडियस, आपको दिया हुआ है कुछ भी पिकोमीटर या 115 पिकोमीटर, कुछ भी आपको दिया हुआ है, तो आप रिलेशनशिप याद रहेगा तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा? एज लेंथ निकाल पाएंगे। ठीक है, और रेडियस निकल जाएगा तो आप क्या निकाल लेंगे? नियरेस्ट नेबरिंग एटम। तो इसमें बेटा 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीट और जी में भाई साहब इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा इसको अच्छे से पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया है।